नमस्कार। शोर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी के लिए वीडियोस मिलेंगे। आज हम पेडागॉजी के अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर की चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पेडागॉजी का जो पार्ट है वो उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं लगभग 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम अभिवृद्धि एवं विकास की चर्चा कर लेते हैं। जब शिक्षा मनोविज्ञान में हम मानव के विकास और अभिवृद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें विकास और अभिवृद्धि इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। वैसे भी विकास और अभिवृद्धि दोनों शब्द अपने अर्थ में एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और सामान्य परिस्थितियों में विकास और अभिवृद्धि में अंतर करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। अतः सबसे पहले हम इस बात का अध्ययन कर लें कि विकास और अभिवृद्धि में संबंध क्या है। तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, शरीर के अंगों से, हाथ पैर से होता है, इंटरनल ऑर्गन से होता है। जबकि विकास का संबंध गुणों से होता है, कार्य करने की क्षमता से होता है, कार्य करने की योग्यता से होता है। अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि की सीमा परिपक्वता तक होती है, यानी शरीर के अंगों का विकास एक निश्चित सीमा तक होगा। हमारे गुणों का विकास, जो हमारे शरीर के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, एक निश्चित आयु में जा कर के ये जो अभिवृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, ये आगे जा कर के रुक जाता है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, यानी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाथों में विकास हो रहा है, पैर का विकास, हाथ पैर का विकास हो रहा है, शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ रही है तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन विकास के घटक अमूर्त होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं। अगर अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जबकि विकास पर अधिगम और अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया, अभिवृद्धि में और विकास में। लेकिन क्या इन दोनों में अंतर ही है? नहीं, इन दोनों में समानता भी है। तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है? विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा निहित होती है, यानी अब जब कभी भी हम बात करेंगे तो अभिवृद्धि और विकास दोनों की एक साथ बात करेंगे। और जो विकास की अवधारणा होती है उसके अंदर अभिवृद्धि की जो धारणा होती है वो समाहित होती है। अभिवृद्धि और विकास दोनों का ही मापन किया जा सकता है, यानी डेवलपमेंट को भी हम मेज़र कर सकते हैं और विकास का भी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन विकास का मेज़रमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कठिन होता है अभिवृद्धि के कंपैरिजन में। अभिवृद्धि और विकास दोनों में पहले और बाद की अवस्थाओं में अंतर देखा जा सकता है। ये अंतर बिल्कुल साफ हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये हमको दिखाई देते हैं, ये अभिवृद्धि में भी दिखाई देते हैं और विकास में भी दिखाई देते हैं। तो आगे अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अभिवृद्धि एवं विकास इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम अलग अलग बात नहीं करेंगे कि ये अभिवृद्धि है, ये विकास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अब यहाँ पर हमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है अभिवृद्धि और विकास को लेकर के जो हरलॉक साहब ने दी है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हरलॉक साहब ने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछी गई है कि ये स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगर इस परिभाषा को हम देखें तो इसमें हमको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, यानी जब हम विकास की बात करेंगे तो हम बाद की अवस्था और पहले की अवस्था में अंतर देखेंगे। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी विकास एक सीक्वेंस में होता है, 1 2 3। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, दूसरी के बाद तीसरी अवस्था आती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास एक दिशा में होता है, रैंडम नहीं होता कि किसी भी तरफ को बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक क्रम से होगा, या तो 1 से 3 की ओर होगा या 3 से 1 की ओर होगा। तो हरलॉक की परिभाषा में ये 3 चीज़ें हमारे सामने प्रकट होती हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि विकास क्या है तो इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि विकास आकार में परिवर्तन है।
यानी अगर हम देख रहे हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, वजन में परिवर्तन हो रहा है, शरीर के आंतरिक अंगों में परिवर्तन हो रहा है, गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है आकार में परिवर्तन जो है वो विकास है। अनुपात में परिवर्तन, केवल जो शरीर के अंग है उनमें परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि अनुपातिक परिवर्तन होता है, उनका सबका अपना एक रेशियो होता है, उसी रेशियो के अंदर ये परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दाहिना हाथ लंबा हो गया, बायां हाथ छोटा रह गया, दाहिना पैर लंबा हो गया और बायां पैर छोटा रह गया, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से जो गुण होते हैं, बाल्यावस्था में हम देखते हैं बालकों के अंदर कल्पना की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, व्यवहारिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो अनुपातिक परिवर्तन होते हैं, अनुपात में इनमें परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है, यानी जैसे बच्चा जब होता है तो सीने में थाइमस ग्रंथि होती है, जब बड़ा हो जाता है ये थाइमस ग्रंथि आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड जब बच्चा छोटा होता है तो होती है, लेकिन पीनियल ग्लैंड बड़े होने पर गायब हो जाती है। बच्चा जब छोटा होता है ए आ ई मा ऐसे शब्दों का निकालता है, जब बड़ा हो जाता है तो ये शब्द गायब हो जाते हैं, इस तरीके से नहीं बोलता, अस्पष्ट आवाज़ समाप्त हो जाती है। हाँ, बचपन के दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत होते हैं, ये दांत चले आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नए गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे स्थायी दांत निकल आते हैं, बच्चा स्पष्ट रूप से उच्चारण करना शुरू कर देता है, खेलने कूदने की क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया हो रही है, विकास घटित हो रहा है। अब ये जो विकास होता है ये होलिस्टिक होता है, ये काफ़ी व्यापक होता है और ये काफ़ी सारे पक्षों को प्रभावित करता है जिनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उसका एक शारीरिक पक्ष होता है, एक मानसिक पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष होता है, संवेगात्मक और नैतिक पक्ष होता है। इन पक्षों की चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, एक अलग वीडियो में करेंगे। अलग अलग अवस्थाओं में शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक और नैतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम चर्चा आगे चल करके करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि विकास होलिस्टिक होता है, व्यापक रूप से घटित होता है। आगे चर्चा करते हैं विकास के कारण क्या होते हैं। तो विकास के दो मुख्य कारण हैं, एक है परिपक्वता और एक अधिगम। परिपक्वता वह स्थिति है जहाँ पर विकास और अभिवृद्धि अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि जब बच्चा पैदा होता है तब वो अविकसित होता है और परिपक्वता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया घटित होती है। और इसमें अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि व्यक्ति सीखता है। इस पूरी प्रक्रिया में वो सीखता है, नए अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। इसके दो आधार हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। तो जो परिपक्वता है उसको वंशानुक्रम प्रभावित करता है और अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी चर्चा हम एक अलग सी वीडियो में करेंगे। ये सीटेट और यूपीटेट का जो आपका सिलेबस है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल अभिवृद्धि और विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, विकास की अवस्थाओं की चर्चा कर लेते हैं। विकास की कुल मिलाकर के वैसे तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। कोई 4 अवस्था बताता है, कोई 5 अवस्था बताता है, कोई 12 अवस्था बताता है। तो अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। गर्भावस्था माता के गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था शिशु के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। किशोरावस्था 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से लेकर के आगे तक की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था हमारी कहलाती है। तो ये अवस्थाएं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से पूछी जाती हैं कि 5 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। या सवाल पूछ लिया गया कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है, तो शिशु के जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो विकास, ये जो ग्रोथ, ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इसको बहुत सारे तत्व हम देखते हैं कि प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर जल्दी से कर लें। जैसे बुद्धि है, बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि बुद्धि व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, अपने माता पिता से बालक को बुद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो बुद्धि होती है ये भी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं उनका विकास तेजी से होता है, जो सामान्य बुद्धि के होते हैं उनका सामान्य विकास होता है, जो निम्न बुद्धि के होते हैं उनका विकास धीरे धीरे होता है। इसी तरीके से यौन की बात कर लें, यानी सेक्स की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि बालकों के कंपैरिजन में बालिकाओं का विकास तेज़ी से होता है और वो परिपक्वता भी तेज़ी से या जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। इसी तरह से अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।
ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं, बालक के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। इनके सीक्रेशन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन्स का भी व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल के लिए बता दूं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये बालक की शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है, उसके रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो इससे जो हार्मोन निकलता है तो वो हार्मोन जो है वो उसको नियंत्रित करता है। ऐसे ही एक थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है। ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है। इसी तरीके से बहुत सारी ग्रंथियां हैं। हमारा जो PDF है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो कार्य है उसको आप देख पाएंगे, कहाँ पाई जाती है, उसका क्या कार्य है, उसको हम विस्तार से वहाँ पे चर्चा कर लेंगे, तो आप वहाँ से उसको देख लेंगे। इसी तरीके से अब हम विकास को प्रभावित करने वाले अगर तीसरे तत्व की बात करें, चौथे तत्व की बात करें, तो वो है पौष्टिक भोजन। अगर बच्चे को अच्छा पौष्टिक भोजन मिल रहा है जो विटामिन से, मिनरल से भरपूर है, तो हम देखते हैं कि उसके विकास की जो गति है वो तेज़ी से होती है। इसी तरीके से शुद्ध वायु और प्रकाश का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके अभिवृद्धि पर, उसके डेवलपमेंट पर विकास पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग और चोट ये भी बहुत प्रभावित करती हैं। बालक को बचपन में कोई ऐसा रोग हो गया था, कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो होता ये है कि उसकी जो विकास की गति है वो प्रभावित हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई चोट लग गई, कहीं से गिर पड़ा, सर पे चोट लग गई, हाथ पैरों में चोट लग गई, तो उसकी जो विकास की जो गति होती है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है, तो विकास को प्रभावित कर देता है ये। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रजाति, रेस भी जो है वो प्रभावित करती है। हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग स्थान है वहाँ पर अलग अलग रेसेस के लोग पाए जाते हैं। वो वातावरण की वजह से अलग अलग रेसेस पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो उनका विकास तेज़ी से होता है यूरोपीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में। तो रेसेस का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, प्रजातियों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है विकास पर। इसी तरीके से संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति अलग है, यूरोपीय संस्कृति अलग है, अमेरिकन संस्कृति अलग है। कुछ लोग कहते हैं वो लोग प्रोग्रेसिव ज़्यादा हैं, वहाँ बच्चों का विकास तेज़ी से होता है। तो इन सब संस्कृतियों का भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं वो है परिवार में स्थान। परिवार में स्थान का मतलब है कि जो पहला बच्चा होता है उसके कंपैरिजन में दूसरे बच्चे का विकास जो है वो तेज़ी से होता है। तो जैसे जैसे बच्चा अपने परिवार क्रम में निचले स्थान पर आता है तैसे तैसे हम देखते हैं कि उसकी जो विकास की गति है वो तीव्र हो जाती है। तो ये भी इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस स्लाइड में हमने विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनकी चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव विकास के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत वो सर्वमान्य तथ्य हैं जो सत्यता पर आधारित हैं, जिनको सब लोग मानते हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने खोजा है, जिन्होंने उसका परीक्षण किया है, जिसकी सत्यता प्रमाणित है, वैध है, विश्वसनीय है। तो हमारे मानव विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम सामान्य सिद्धांत कहते हैं। इसके विशिष्ट सिद्धांत भी हैं जिनकी चर्चा हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। यहाँ पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मानव विकास के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, CTET UP TET के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, समझिए। जैसे पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मानव में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी तैसे तैसे परिवर्तन होगा, एकदम से कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है। दूसरा है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास करती है। मानव का बच्चा मानव का एक विकास का प्रतिमान होगा, उसके अनुरूप करेगी। शेर का बच्चा शेर के विकास का एक प्रतिमान होगा, उसके अनुरूप विकास करेगी। तो एक प्रतिमान होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हम देखते हैं गाय का बच्चा पैदा होते के साथ ही पैरों पे खड़ा हो जाता है और दूध पीने लगता है। मानव के बच्चे को बहुत समय लगता है। तो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। अगले की बात करें, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ये मैं लगातार शुरुआत से कह रहा हूँ कि इसकी अपनी एक दिशा होती है। जैसे अगर हम मानव के विकास की बात करें तो मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऊपर से, यानी सिर से पैर की तरफ विकास की दिशा होती है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि उसका सिर काफ़ी बड़ा होता है,
फिर उसकी गर्दन, फिर उसका धड़, फिर उसके बाद उसके हाथ पैरों का विकास होता है। तो उसकी अपनी एक दिशा होती है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत ये कहता है। विकास क्रम का सिद्धांत होता है। क्रम का सिद्धांत का क्या मतलब है? अगर हम देखें, सपोज करिए हम भाषा की बात करें, तो भाषा का विकास अगर हम लें तो बच्चा पहले शुरुआत में क्या करता है? केवल रोता है। बाद में उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो उनकी आवाज़ सुनता है, उन सुनने वाली ध्वनियों का अनुकरण करता है, फिर उन्हें बोलने का प्रयास करता है। जब भाषा बोलना जान जाता है या सीख जाता है तो उसका पढ़ना और उसका लिखना शुरू कर देता है। तो ये उसका एक क्रम है, विकास का उसका अपना एक क्रम है और वो इस क्रम को फॉलो करता है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इसकी अगर हम चर्चा करना चाहें तो आपको यहाँ पर ही समझना होगा कि विशिष्ट प्रक्रिया की सामान्य प्रक्रियाएं पहले होती हैं, विशिष्ट प्रक्रियाएं बाद में होती हैं। यानी जैसे पहले क्या होता है, बच्चा हर एक वस्तु को क्या करता है? उठा करके सीधे मुंह में रख लेता है। उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है। बचपने में कोई भी चीज़ उसको आप देंगे वो मुंह में रख लेगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अनुभव उसके पास आ जाता है तो क्या होता है कि वो जान जाता है कि खाने पीने की चीज़ ही मुंह में रखनी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत है, यानी मनुष्य के जो शारीरिक अंग हैं या मनुष्य के जो अलग अलग पक्ष हैं, चाहे मानसिक पक्ष हो चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, कोई भी विकास समन्वय से होता है, इंटीग्रेशन से होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है, एक दूसरे के ऊपर आधारित होता है। शरीर में ग्रोथ होती है तो कार्य क्षमता का विकास होता है, हाँ, कूदने खेलने की क्षमता का विकास होता है। अगर ये विकास ना हो तो खेलने कूदने की क्षमता भी प्रभावित हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का। विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत की बात करें तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। ठीक, अब ये गति आपको समझनी है। जैसे अगर हम बात करें कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बहुत तेजी से विकास होता है बालक का, लेकिन जैसे ही वो 3 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है और 6 वर्ष की अवस्था तक देखते हैं कि उसकी कुछ गति धीमी पड़ जाती है। और इसके अंदर फिर हम एक बार देखते हैं कि तीव्रता आती है जब वो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में होता है। हम देखते हैं फिर 9 से जब 12 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसकी गति फिर धीमी पड़ जाती है, और 12 से 18 वर्ष की आयु में वो सामान्य गति से ग्रोथ करता रहता है। तो अलग अलग समयों पर जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है, जिसे हम विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्चेस की हैं, उसके बाद ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। 8वें सिद्धांत की बात कर लें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, ये जितने भी प्रकार के विकास होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। विकास के साथ साथ सबका विकास होता है। हाँ, बाह्य अंगों का विकास हो रहा है तो आंतरिक अंगों का विकास हो रहा है, अंगों की कार्य क्षमता में भी विकास हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता में भी विकास हो रहा है, उसका मानसिक और संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। तो इंटर रिलेशन होते हैं इनके बीच में। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, ये हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि वंशानुक्रम और वातावरण ये विकास के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं। इन दोनों तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, विकास पर इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसा वंशानुक्रम होगा विकास वैसा होगा। अगर वातावरण परिवर्तित कर दिया जाए तो विकास भी प्रभावित हो जाता है। तो ये आगे भी हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल से यहाँ मैं आपसे इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका चर्चा करने लग जाएंगे तो होगा ये कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 10वें पॉइंट की हम चर्चा कर लें, वो है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक अपनी वंश परंपरा से, अपने वातावरण से दूसरे बालक से भिन्न होता है। उसके अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, हर एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और ये व्यक्तिक भिन्नता ही उसके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के मानव विकास के सामान्य सिद्धांतों की यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है और मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज हम यहीं रखेंगे, जब हम अगली क्लास करेंगे तो हम मानव विकास के विशिष्ट सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम
ब्रूनर का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इंतज़ार करिए। आज यहाँ हम क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर आ पाएंगे। हम मानव विकास के विशिष्ट सिद्धांत और वंशानुक्रम और वातावरण डिस्कस कर लेने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए अलग अलग क्वेश्चंस की चर्चा भी करेंगे। तो ऐसा करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो लगभग 3 वीडियो के बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को करेंगे, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।